Hello students, this is SR. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine and healthy और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमने पीछे के कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें आपको पैसेज को सरल तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम सेकंड्स में आंसर्स निकालते हैं, ये हमने आपको कई सारे पैसेज में बताया था करके, जो वीडियोस काफी अच्छे पसंद भी किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स उनको देख भी रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। ठीक है, आज का ये जो पैसेज हमने लिया ये आपके लेवल का है पैसेज, इसी तरह के एग्जाम में आपके पूछे जाते रहे हैं। आप इसको देखिए किस तरह से हम इसके आंसर्स निकालते हैं और आगे के 2-3 क्वेश्चन इसमें होंगे जो वोकैब्स वाले होंगे, तो वोकैब्स वर्ड भी हमारा थोड़ा सा कंप्लीट होगा। और साथ के साथ हम चैनल पे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पूरे करा चुके हैं, एंटोनिम और सिनोनिम बचे हैं जिनको हम बस 1 या 2 दिन में आपको करा देंगे। तो कहने का मतलब इंग्लिश वाला पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि पैसेज तो हम ढेर सारे कर चुके हैं। ठीक है, और वो अच्छे पसंद भी किए जा रहे हैं। चलिए इस पैसेज को देखते हैं और ये थोड़ा सा सिंपल पैसेज है तो पहले हम इसके अर्थ को ही जान लेते हैं। हम आगे के क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पीछे के जो पैसेज थे उसमें हमने आपको बताया था कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स छांट लेते हैं। तो वो होता कब है, जब हमें या तो कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और या आपका पैसेज आपको देखने से ही लग जाए कि टफ है, लेकिन यहां पर आपको दिखेगा ये कि स्टोरी बेस्ड पैसेज है, कहानी सी है इसमें। तो कहानी वाले पैसेज हमने पहले ही बताया था बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। जो एडिटोरियल बेस होते हैं पैसेज, थिंकिंग बेस होते हैं, वो थोड़े से टफ कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, हमें आराम से इसका मतलब समझ में आ जाएगा और आगे जो कुछ भी होगा आंसर्स उनको हम देख लेंगे। ठीक है, पैसेज हमारा क्या कह रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। पैसेज को अच्छे से पढ़िए और जो इससे संबद्ध प्रश्न पूछे गए उनका आप आंसर कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। नमिता, यहां पर बात किसकी हो रही है, नमिता की हो रही है। तो नमिता एक कोई लड़की है उसकी बात हो रही है। इज फ्रॉम स्टेट ऑफ केरला, कहां से बिलोंग करती है, केरला से बिलोंग करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको मार्क करके चलते हैं। शी हैज कम टू दुबई, ये मार्क कर लेते हैं, कहां पर आई है, दुबई आई है। टू सर्व एज अ गवर्नेंस, किसके लिए, एक गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है, ये ओल्ड टाइम में बड़ा प्रचलन में था कि बड़े लोग, अमीर लोग अपने यहां गवर्नेंस रखते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, स्पेशली वो अपने घर पे ही रखते थे और वही उनके बच्चों को पढ़ाती थी। तो गवर्नेंस की तरह वो कहां पर गई है, दुबई में सर्व करने के लिए, किसी के यहां काम करने के लिए। फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ मिस्टर तो नहीं लिखा है, फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ द नायर्स। देखिए द नायर्स लिखा है। जब भी किसी की सरनेम से पहले दा लग जाता है तो वो पूरी फैमिली के बारे में बताता है। जैसे शर्मा, सरनेम है, द शर्माज लगा दो तो मतलब पूरी शर्मा फैमिली। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ये नायर थे, उनका अकेला बच्चा था, उसको पढ़ाने के लिए केरला से नमिता कहां पहुंचती है, दुबई पहुंचती है, एज अ गवर्नेंस पहुंचती है। इतना क्लियर हो गया हमें। ठीक है, द नायर्स आर नाइस। अब नायर्स क्या थे, आर नाइस माने अच्छे थे, एंड जेंटल माने कैसे थे, जेंटल, मीक, हम्बल, विनम्र और विनम्र थे। एंड नमिता हैज नो कॉज टू कंप्लेन, और नमिता के पास ऐसा कोई भी कारण नहीं था क्या करने का, शिकायत करने का। मतलब वो अपने एम्प्लॉयर से, जो उसको जिन्होंने रखा था, उनसे वो पूर्णता कैसी थी, सेटिस्फाई थी, और उनके साथ जो रिलेशनशिप थे वो भी कैसे थे, अच्छे थे, मधुर थे। वन डे शी ओवर ईयर्स, एक दिन ओवर ईयर्स माने होता है सुन लेना, सहयोग, बस किसी की बात को सुन लेना। तो वन डे शी ओवर ईयर्स समथिंग दैट मेक्स हर जिटरी, एक दिन वो कुछ ऐसा सुन लेती है जो मेक्स हर जिटरी। ये यहां पर एक इडियम फ्रेज यूज किया गया है, मेक्स हर जिटरी, मतलब उसको परेशानी में डाल देना, दुविधा में डाल देना। जब किसी को परेशानी हो, कुंठा हो, दुविधा हो और वरीड हो, एक्चुअली वो चिंतित हो, तो उस सभी कंडीशन को क्या कहते हैं, जिटरी कहते हैं। मेक्स हर जिटरी क्या होता है, मिस्टर नायर इज नॉट एम्प्लॉयड इन एन अमेरिकन कंपनी, की मिस्टर नायर, जो नायर हैं वो किसी अमेरिका की कंपनी में काम नहीं करते हैं। As she has been told, जैसा कि उसको बताया गया था, नमिता को भी बताया गया होगा कि जहां आप नौकरी करने जा रही हो, वो जो आपको नौकरी देंगे या जिनके यहां रहोगी वो किसी अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं। लेकिन उसको एक दिन पता चलता है कि वो ऐसा नहीं है, वो कहीं काम नहीं करते अमेरिकन कंपनी में, बल्कि द नेचर ऑफ हिज बिजनेस, बल्कि उनके जो बिजनेस का स्वभाव था या बिजनेस का जो भी वो बिजनेस करते थे, उसका जो प्रोफेशन था, इज इलीगल, और वो कैसा था, इलीगल था। ठीक है, शी इज शॉक्ड, वह शॉक्ड रह गई, एंड वॉन्ट्स टू गो बैक टू हर होम टाउन, और अपने घर वापस जाने वो मतलब विचार करने लगी या चाहने लगी, टू हर ओन पीपल, अपने खुद के लोगों के साथ केरला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो पार्ट, अब ये कहानी थी नमिता की, ये कहानी खत्म हो गई, इससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। चाहो तो पहले इन्हीं को हम लोग निपटा लेते हैं कि नमिता से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ही क्या कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। चलिए अगर हम की देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला बन रहा है, व्हाट डज द फ्रेज मेक्स हर जिटरी इंप्लाई। अभी आया था कि मेक्स हर जिटरी, किस बात ने उसको जिटरी कर दिया था कि जब उसको ये पता चला कि उसके एम्प्लॉयर अमेरिकन कंपनी में नहीं है बल्कि लीगल काम करते हैं, तो इस चीज
इस चीज ने उसको किसमें डाल दिया था, वरीड कर दिया था, चिंतित कर दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस फ्रेज का एम्प्लाई मतलब क्या है, मतलब क्या निकलेगा, सैडनेस, दुखी हो गई थी, नहीं दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। और एंगर, उसको गुस्सा आया था, गुस्सा किस पे कर सकती है, वो खुद ही वहां पर नौकरी कर रही है। ट्रॉमा, वो सदमे में चली गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजाइटी, चिंतित हो गई थी, चिंतित हो गई थी, वो वरीड हो गई थी क्योंकि वो एक इलीगल पर्सन के यहां काम कर रही थी, तो एंजाइटी हो जाएगा, वरीड हो जाएगा। ऑन एज, इसका एक और मतलब हो जाएगा क्या, ऑन एज, है ना। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स भी हो जाएंगे, एंजाइटी, वरीड, ऑन एज, इसका मतलब होता है जिप्सी। आप इसको कह सकते हो नर्वस की तरह, कैसा, वो नर्वस हो गई थी, परेशान हो गई, ठीक है। तो इतने सारे आपको यहां पर सिनोनिम्स भी मिल गए हैं, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। अगला क्या था, विच, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा क्या, नहीं, विच वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, चलिए ऊपर ही बढ़ाते हैं इसको, क्या है, एक तो इसका सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, इस पे अगर करो, हाँ क्या, विच वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब नमिताज रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉयर्स, कौन सी इसमें चारों में कौन सा ऐसा शब्द है जो अच्छी तरह से हमें बता पाता है, बेस्ट डिस्क्राइब मतलब अच्छी तरह से हमें बता पाता है किसका, नमिता का रिलेशनशिप, और किसके साथ, विद हर एम्प्लॉयर्स, और कब, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में नमिता का उसके एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप कैसा था, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो उस रिलेशनशिप को सही से डिस्क्राइब करता है। क्या कॉर्डियल था, मतलब कॉर्डियल का मतलब अभी हम समझाएंगे, या फ्रेंडली था, दोस्ताना था, सिंपैथेटिक था, सहानुभूति से भरा था, या कंप्लेनिंग था, उसको शिकायतपूर्ण व्यवहार था। तो यहां पर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पैसेज में चलते हैं ताकि आप भी समझ पाओ कि किस तरह से पैसेज से आंसर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, शुरुआत में कैसा था, यहां पर द नायर्स आर नाइस एंड जेंटल, पहले तो वो उसके यहां नौकरी करने लगी पहली लाइन में, आगे क्या, द नायर्स आर नाइस एंड जेंटल, जो नायर्स थे वो नाइस थे और जेंटल थे, एंड नमिता हैज नो कॉज टू, और नमिता के पास कोई ऐसा कारण नहीं था टू कंप्लेन की उनकी किसी तरह की शिकायत होती। तो मतलब कैसा व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था उनके साथ, कॉर्डियल व्यवहार था। और अब चलते हैं हम लोग पैसेज पे सॉरी आंसर पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था उस पे चलते हैं। क्वेश्चन था, ये देखिए, ये था क्वेश्चन सेकंड नंबर, तो कौन सा हो जाए, कैसा बिहेवियर, कैसा उसके साथ शुरुआत में एम्प्लॉयर के साथ कैसा रिलेशनशिप था। देखिए यहां पर कॉर्डियल है और एक फ्रेंडली है, इनको आप पहले अलग अलग समझ लीजिए, वरना आप आराम से यहां पर कह दोगे सर फ्रेंडली था, फ्रेंडली नहीं था। हम लोग फ्रेंडली किसके साथ होते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप फ्रेंडली नहीं हो सकते। दो तरह के एटिकेट्स होते हैं। आप जब किसी पार्टी में जाते हो तो कुछ क्लोज लोग आपके आते हैं, जो आपके वही दोस्त होते हैं जिनके साथ रोज आप घूमते हो, तो उनसे मिलने का तरीका क्या होता है, जैसे वो आते हैं आप उनको हक करते हो, मिलते हो, हाथ मिलाते हो, ये सब आप करते हो। ये कैसा है, ये इस तरह का रिलेशनशिप कैसा कहलाएगा, फ्रेंडली कहेगा। कॉर्डियल कैसा होता है, कॉर्डियल भी मतलब फ्रेंडली ही होता है, बट अंतर है, ये आपको ऐसा शो करेगा, आप हमारी पार्टी में आए हो तो हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपको खाने के लिए पूछेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। क्यों, क्योंकि आप हमारी पार्टी में आए, बट यू आर नॉट सो क्लोज टू मी, आप मेरे इतने क्लोज नहीं हो कि हम आपको हक करें और एकदम वैसे बिहेव करें, मतलब जैसे हम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ करते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है। कॉर्डियल जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, जहां पर आप हालचाल पूछते हो, सब कुछ बात करते हो, और किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो उनके बीच अगर अच्छा सामंजस्य है तो कॉर्डियल रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन दो दोस्तों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा हो जाएगा, फ्रेंडली। आई थिंक जो भी इसका मतलब है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपैथेटिक, सहानुभूति से कोई मतलब नहीं है, ना केरला वाली लड़की के साथ उनका सहानुभूति थी ना उनकी थी, ठीक है। कंप्लेनिंग था नहीं, बाद में वो बात आई, लेकिन शुरुआत में नहीं था। अगर हम बिगनिंग की बात करें तो बिगनिंग में उसका जो उसके साथ रिलेशनशिप था वो कंप्लेनिंग नहीं था, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, और अगला हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वर्ड का हमें क्या देना है, सिनोनिम निकालना है। आप एडजस्टमेंट का मतलब जानते हैं। अच्छा, हमारा पैसेज भी तो अभी रह गया, जरा पैसेज को ही कंप्लीट कर लेते हैं, पहले हम लोग पैसेज को कंप्लीट कर लेते हैं और आगे तब पढ़ते हैं। यहां तक हो गया था। आगे, गोपाल इज
अगले है गोपाल इज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। गोपाल एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हिज फैमिली ओन्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। उसकी परिवार के पास एक बहुत छोटा सा क्या है, जमीन का टुकड़ा है। दैट कैन हार्डली मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, जिससे मुश्किल से उनके खाने की जरूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, मीट द एक्सपेंसेस, मीट द रिक्वायरमेंट का मतलब होता है मुश्किल से पूरी होती हैं। वन डे, एक दिन गोपाल गेट्स अ नाइस ऑफर टू वर्क इन द एमिरेट्स विद अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। एक दिन गोपाल को एक अच्छा ऑफर मिलता है काम करने का, और किनके साथ, एमिरेट्स के साथ काम करने का, विद अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, जो कैसे थे, कॉन्ट्रैक्टर थे कंस्ट्रक्शन बेस में। ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग, इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग, वहां पर जाने का जो खर्चा आएगा, द फैमिली, उस परिवार ने, किसके परिवार ने, गोपाल के परिवार ने, डिसाइड्स टू सेल देयर ओन लैंड एंड सेंड गोपाल टू द फॉरेन कंट्री। उन्होंने सोचा कि हम अब वो जमीन बेच देते हैं और गोपाल को विदेश जाने की व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री, विदेश। टू मेक मनी, क्या करने के लिए, पैसा कमाने, टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए। ऑन अराइवल, आने पर, द कॉन्ट्रैक्टर कन्फिस्केट गोपाल्स पासपोर्ट, जब वो आया वहां पर तो जो उसका ये एमिरेट्स जिनके पास गया था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसके पासपोर्ट को क्या कर लिया, कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केट क्या होता है, जब्त करना। कॉन्फिस्केट का एक दूसरा मीनिंग हो जाएगा इंपाउंड, क्या हो जाएगा, इंपाउंड हो जाएगा। और एक और मीनिंग हो जाएगा सीज, क्या हो जाएगा, सीज। तो इन सभी का मतलब होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केट, इंपाउंड, सीज, जब्त करना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्फिस्केट कर लिया क्या, गोपाल्स पासपोर्ट, एंड गिव्स हिम अ स्मॉल प्लेस, और उसको एक छोटी सी जगह में डाल दिया, क्या, टू लिव इन विद 10 अदर्स लाइक हिम। उसकी तरह 10 और लोग थे जो एक तरह से बंधुआ हो गए थे उन लोगों के पास में, तो वहीं पर गोपाल को भी उसी जगह पे डाल दिया। गोपाल हैज लिटिल आइडिया व्हाट ही मस्ट डू। गोपाल के पास अब कोई भी लगभग विचार नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये गोपाल की कहानी छोटी सी बताई गई है। एमिरेट्स होते हैं वैसे संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाला, कंट्री में रहने वाले जो लोग होते थे उनको भी एमिरेट्स बोलते हैं। तो ये एक टर्म है, फॉरेनर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पैसेज के सेकेंड पार्ट का मतलब हो गया। अब हम पूर्णतः किस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं कि वास्तव में क्वेश्चंस हैं क्या। तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में था कि हमें एडजस्टमेंट का क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए, है ना। क्या चाहिए, एडजस्टमेंट का हमें सिनोनिम चाहिए। क्या होता है एडजस्टमेंट का मतलब समझिए। हम कहते हैं किसी से यार एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करना क्या होता है, एडजस्ट करने का मतलब होता है कुछ उतार चढ़ाव है, आपको कुछ फायदा मिले तो देख लो, नुकसान हो तो देख लो। एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है हर तरह की सिचुएशन में क्या बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। एडजस्टमेंट का यही तो मतलब होता है हर तरह की सिचुएशन में बैलेंस बनाए रखना। तो अब देखिए, पहले बैलेंस हम टिक करें, उससे पहले इनके भी तो अर्थ हमें पता होने चाहिए कि एडजस्टमेंट का सिनोनिम ये क्यों नहीं होंगे। देखिए, कॉपरेशन क्या होता है, साथ में काम करना। कॉपरेशन क्या होता है, साथ में काम। कहते हैं ना, आप कॉपरेशन में काम कीजिए। किसी टीम को जब कोई वर्क दिया जाता है तो कहते हैं सभी लोग मिलकर कॉपरेशन में काम कीजिए। कॉपरेशन मतलब होता है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करना। कैसे काम करना, तालमेल बिठाकर काम करना, साथ में काम करना, कॉपरेशन कहलाता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट का मतलब ये तो हो नहीं सकता साथ में काम करना। देखिए, कंप्रोमाइजिंग क्या होता है, कंप्रोमाइजिंग होता है जब किसी सिचुएशन के साथ हम कंप्रोमाइज करके काम करते हैं। कंप्रोमाइज मतलब समझौता करते हैं। समझौते का मतलब ये होता है कि आपको कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही हैं लेकिन फिर भी आप उसके साथ कंप्रोमाइज करके चल रहे हो, तो कंप्रोमाइज होता है समझौता करके। कैसे, समझौता करके। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड मीनिंग है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, जब किसी के साथ आप तालमेल बिठाते हैं। क्या बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। तालमेल बिठाना किसी के साथ। कहते हैं जैसे फौजी लोग जब दौड़ते हैं तो कहते हैं आप अपने पैरों का कोऑर्डिनेशन सही रखिए, मतलब तालमेल सही रखिए। आप सभी लोगों के पैर एक जैसे गिरने चाहिए। तो उस हमने एक आपको एग्जांपल जस्ट दिया है कि जब चीजें एक समान रूप से चलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग यहां पर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एडजस्टमेंट का। क्यों हो जाएगा, हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि जब आप सिचुएशन को पूरी तरह से संभाल के चलते हैं, प्रॉफिट और लॉस को सही से बैलेंस करके चलते हैं, जीवन में सुख और दुख को बैलेंस करके चलते हैं, तो उस सिचुएशन को एडजस्टमेंट कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है, और अगला हमारा हो जाएगा फोर्थ। देखिए, फोर्थ हो जाएगा चूज द करेक्ट एंटोनिम। हमें इसका सही से एंटोनिम बताना है अलाइव का।
आपको अलाइव का मतलब पता होता है, अलाइव माने क्या होता है, जीवित होना। अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित होना, और जीवित का क्या हो जाएगा एंटोनिम, डेड हो जाएगा, है ना। आप सभी को पता होगा, कुछ भी इसमें दिक्कत है नहीं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, और किसका, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का बड़ा समूह, स्पेशली द नोमैडिक, स्पेशली द नोमैडिक। नोमैडिक माने होता है घुमंतु लोग। कैसे होते हैं ये घुमंतु लोग होते हैं। तो घुमंतु लोगों का एक जो बड़ा समूह होता है, एक बंजारा टाइप का, और जो हर जगह जाते रहते हैं, मतलब एक जगह रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, दूसरी जगह रुकते हैं जाके, ऐसे लोगों के समूह को क्या कहा जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनको क्या कहा जाता है, होर्ड कहा जाता है। ठीक है, होर्ड मतलब झुंड होता है। तो फिर हैमलेट का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल विलेज। हैमलेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक स्मॉल विलेज। और आपने एक हैमलेट नाम का ट्रेजेडी भी है विलियम शेक्सपियर की, बहुत ही अच्छी है। कभी अगर आप साहित्य के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने पढ़ी होगी कि हैमलेट बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी है। ठीक है, कैवलरी होती है कैसी सेना, घोड़े पर जो सेना होती है, घोड़े पर जो सेना होती है उसको क्या कहते हैं, कैवलरी कहते हैं। घोड़े पर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अलग से भी पूछा जाता है कि सोल्जर्स ऑन हॉर्स, जब घोड़े पे सेना होती है और लड़ने के लिए जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कैवलरी बोलते हैं। एक और टर्म आता है इन्फेंट्री, क्या आता है, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब होती है पैदल सेना। कैसी सेना, जब सेना पैदल चलती है तो उसको इन्फेंट्री बोला जाता है। सोल्जर्स ऑन फुट तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं। अर्बन क्या होता है, रिलेटेड टू सिटी, है ना, रिलेटेड टू सिटी, जो कस्बे से संबंधित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अर्बन। रिलेटेड टू सिटी उसको हम अर्बन बोलते हैं। क्लियर हुआ ये, तो इस तरह का। और रस्टिक माने क्या होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो पूछ भी दिया जाता है एग्जाम में, रस्टिक। रस्टिक माने होता है देहाती। क्या होता है, देहाती होता है, बारवेरियस, है ना, इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनको रस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपको अर्थ भी समझ में आए, साथ साथ के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो भी समझ में आए, और जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश की। ठीक है, ये देखिए आपके एग्जाम का समय है, जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही एक पर्सन को परफेक्ट बनाती है। ये आप बात बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हमने अपने लाइफ में इसको बहुत ज्यादा महसूस किया है। आप एग्जाम के टाइम पर जो ढेर सारी पढ़ाई करते हैं, कतई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो अच्छा स्कोर कर जाए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको जो आ रहा है वो आप डिलीवर कर पाए। डिलीवर आप कब कर पाते हैं, जब आपने उस चीज की ढेर सारी प्रैक्टिस कर रही होती, वो भी कैसे, टाइम मैनेजमेंट के साथ में। तो दो चीजें बहुत आप सीखना, एक तो जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम पूछ रहा है उन क्वेश्चंस की तैयारी करना। ऐसा नहीं है हमें यहाँ पर लेक्चरर नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट का। 5-5 नंबर के सब्जेक्ट हैं तो हमें किसी में लेक्चरर नहीं बनना है, हमें उसका प्रवक्ता नहीं बनना है कि हम बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लें। इंग्लिश 5 नंबर की पूछी जाएगी लेकिन हम सब कुछ पढ़ डालें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। और आप जब उसी को पढ़ते रहेंगे तो बाकी के नंबर कैसे आप तैयार करेंगे। तो सबको पढ़ो, उतना पढ़ो जितना आपकी एग्जाम आपसे डिमांड कर रही है। फिर क्या करें, जब आपके उतने कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएं उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स का ढेर सारा रिवीजन करो। और रिवीजन भी कोशिश करिए कि जो रिलेवेंट इसके प्रैक्टिस सेट आते हैं उन्हीं से कीजिए। बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके इररिलेवेंट हैं, आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम के हैं लेकिन उनका लेवल बिल्कुल अलग होता है। तो आप अपने लेवल के देखिए, आप उसमें प्रीवियस ईयर आपने पढ़े होंगे जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना देखे हो। आप देखिए कि क्या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से जैसे वहां पर क्वेश्चन दिए हैं, अगर ऐसे दिए हैं क्वेश्चंस तो ही आप उनको लगाइए, अपना समय उस पर दीजिए। अदरवाइज फिर फालतू के क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो हाँ, वही जो हम आपको बता रहे थे, दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। तो आप बेहतर होगा एक विद इन टाइम, बल्कि और उससे कम ही समय लीजिए जितना एग्जाम में आपको मिलता है, विद इन टाइम आप लगाने की कोशिश कीजिए। हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब भी हम तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पर जब हम उसके प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाते थे तो हम आपको किसी दिन हो सकता है दिखा भी दें कि जितने हमारे उसमें मार्क्स प्रैक्टिस सेट में आते थे उतने ही मार्क्स हमें वास्तव में एग्जाम में उससे बस 2, 4, 5 इधर उधर मिले थे।
आप समझिए बात को कि जो प्रैक्टिस आपकी आपको देती है मार्क्स, आपके लगभग मार्क्स उतने ही रहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्कोर को सुधारिए, वही आपका एग्जाम का रिजल्ट है, या आप मान के चलिए। ठीक है, सभी पोर्शन पे फोकस करिए, ऐसा एक भी पोर्शन नहीं हो जिसको आप ये कह दो कि नहीं हमें इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आपको चैंपियन बनना है तो किसी एक चीज से नहीं बन सकते, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ज्ञान आपको ऑलरेडी है, हम क्या दें। ठीक है, चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक शिकायत है आपसे, आप चैनल को बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे देखते हैं जैसे चलो ये चीज आ गई बस देख ली, इसके बाद खत्म, ना तो उस पर कोई रिएक्ट करते हैं, ना ही आप सब्सक्राइब, बहुत ही कम लोग करते हैं, और शेयर भी नहीं करते हैं, हमें पता है शेयर भी आप नहीं करते हो, और लाइक भी बहुत ही रेयर लोग करते हैं। तो जब आपको हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आपको मेहनत हमारी दिखती है, तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए ना, हमें भी एक ऊर्जा आती है जब आपका एक भी कमेंट आता है, एक भी लगता है कि किसी पर्सन ने इसको इंडिविजुअली फोकस किया है चैनल पे, तो बहुत ही उससे ऊर्जा मिलती है। आप सोच नहीं सकते कितनी एनर्जी आती है अगला वीडियो बनाने की, अगले वीडियो में जो कंटेंट रहेगा उसको और बेहतर करने की। और हमें पूरी उम्मीद है आपके पास इतनी बुक्स नहीं होगी जितनी ज्यादा बुक्स से हम आपके लिए ये चीजें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कभी समय मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि हम कितनी बड़ी लाइब्रेरी एक तरह से मान लीजिए उससे आपके मैटर को ये तो कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम के बीच में हम आ पाए हैं, और उसमें भी बीच में गड़बड़ भी रहा काफी सारा, लेकिन जब कभी भी आपको बेहतर तरीके से पूरी तैयारी, मतलब पूरी तैयारी इन द सेंस पूरा आपका लेके चलेंगे, तब आप खुद ही देखेंगे कि हाँ किस तरह से तैयारी को कराया जाता है। अभी तो हम मात्र 4 या 5 पोर्शन लेके चल रहे हैं, चाहे मैथ है, और मैथ रेगुलर क्लासेस भी हमने शुरू कर दी हैं। दूसरा आपको डीआई बहुत अच्छे से करा रहे हैं, डीआई है, और ये इंग्लिश का पोर्शन है, इसके वोकैब्स भी करा रहे हैं, पैसेज भी करा रहे हैं, और इसके अलावा रीजनिंग के 2 चैप्टर पढ़ाए हैं। तो ठीक है, तो जितना हमने दिया है वो आपको ए लेवल का दिया है, आप किसी से कंपेयर करके देख लीजिए, जो बहुत जिनको आप अच्छा समझते हैं उनसे आप इन क्लासेस को कंपेयर करके देखिए क्या वास्तव में इनमें उनमें अंतर है। आपको परफेक्टली उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, और लगेगा कि चीजें आसान हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।